अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले शामिल करेंगे अहम खबर, और वो ये है कि कोट लखपत जेल में बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात में क्या बातें हुई, समा अंदर की बात सामने ले आया। जरा ये बताते हैं कि इन हाउस तब्दीली की बिलावल भुट्टो की तजवीज़ मियां शहबाज शरीफ ने मुस्तरद कर दी, और शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद से चेयरमैन सेनेट वाला मामला होने का खदशा है। शहबाज शरीफ ने अपने अलहदा सियासी मौक़िफ़ की कोशिश को तस्लीम किया। मजीद क्या बातें हुई इस हवाले से भी आपको बताएंगे। समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट से जान लेते हैं इस हवाले से। नईम, बताइएगा क्या बातें हुई इस मुलाकात में और क्या अहम इंकशाफात हैं आज आपके पास? जी, इस सारी जो आप इंट्रो पार्ट थे, इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि पीपल्स पार्टी अभी भी कोशिश कर रही है कि कोई दरमियानी रास्ता निकले, और इसी लॉबिंग के लिए शहबाज शरीफ ने टोला उन्हें चेक किया कि वो शायद उनके मौक़िफ़ के करीब आ जाएं और फिर बड़े साहब को या नून लीग को कह सकें कि आपके पार्टी के सदर ये कह रहे हैं। इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मुलाकात में सबसे पहले उन्हें पूछा कि मौजूदा सूरत हाल में आपका सियासी तजज़िया मौक़िफ़ क्या है। उस पर शहबाज शरीफ ने पहले तो तस्लीम किया कि उनका अपना अलहदा मौक़िफ़ और तजज़िया हमेशा रहा है सियासत में, और वो उसके लिए कोशिशें भी करते रहे हैं। ये अहम बात है कि ये उन्होंने तस्लीम किया कि उन्होंने अपना मुफाहमती जो उनका बयानिया है उसके लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि अब जो मौक़िफ़ है बड़े मियाँ साहब का, नवाज शरीफ का, उसको सारी दूसरी जमातें भी और हमारी जमात तस्लीम कर रही है, तो इसलिए मैं भी उसके साथ हूँ, और अगर ना होता तो आज जेल में ना होता। फिर दूसरा आप कह लें कि सवाल उठाया और तजवीज़ दी बिलावल भुट्टो जरदारी ने, वो थी इन हाउस तब्दीली की, जो कि पीडीएम के इजलासों में भी करते रहे, वहाँ पर नहीं उनकी बात मानी। अब वो शहबाज शरीफ से उन्होंने ये चेक किया, तो शहबाज शरीफ ने भी वही बात की कि इससे पहले चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक का जो हाल हुआ है उसका खदशा है, इसलिए ये कोई इतनी दुरुस्त या दुरुस्त ये स्टेप नहीं होगा। लेकिन ये दोनों बातें, एक बात इसमें क्लियर होती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी जो है वो अभी भी भरपूर कोशिश में है कि कोई दरमियानी रास्ता निकले, और यही शहबाज शरीफ को वो उन्होंने चेक करने के लिए वहाँ गए, और ठीक है अफसोस किया, लेकिन साथ ये बात भी की, उनको चेक किया। अब जब जाके आप पूछते हैं कि आपका तजज़िया क्या है, और इससे पहले तो हर बंदे को पता है, तो एक बड़ी जमात के जो रहनुमा हैं उनको भी पता होगा, लेकिन जाकर पूछने का मकसद यही था कि शायद शहबाज शरीफ थोड़ी डिफरेंट बात करें, जो कि वो पहले एक मौक़िफ़ उनका है, उन्होंने तस्लीम भी किया, कहा कि मेरा रहा है, और ये भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अब वो अपने मौक़िफ़ से थोड़े पीछे हटे, ये नहीं, बल्कि ये कहा कि मौक़िफ़ उनका है, लेकिन बड़े मियाँ साहब का इस वक्त मौक़िफ़ जो है उसको पार्टी मान रही है, तो मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। इससे एक और बात वाज़ेह होती है कि जो कोशिशों का एतराफ़ किया है शहबाज शरीफ साहब ने, वो वाकई पिछले 1-2 साल उन्हें ये मौका दिया गया था पार्टी में कि जो मुफाहमती उनका मौक़िफ़ है उसको आगे लेकर चलें, और ये 5-6 लोग उसमें उसके साथ भी थे, जो कि जिनकी तरफ ही जावेद लतीफ़ साहब ने इशारा भी किया था, और वो मौक़िफ़ अब इस वक्त जो है वो थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि अब शहबाज शरीफ का ये कहना है कि माना यकीनन बड़े मियाँ साहब के मौक़िफ़ को ही जा रहा है, और इसी वजह से वो खुद भी जेल के अंदर मौजूद है, लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि उनका अपना एक मौक़िफ़ है, अपना एक तज्ज़िया है। इस तमाम तर मामले पर पीडीएम की जो इस वक्त एक्टिविटीज़ हैं, इसमें शहबाज शरीफ का अपना मौक़िफ़ है क्या, ये बताया उन्होंने? जी, उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है इसमें कि इसमें एक बात वाज़ेह होती है कि वो अपने मौक़िफ़ से इनकार अभी भी नहीं कर रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्योंकि बड़े मियाँ साहब इस वक्त जो पार्टी है या पीडीएम एज ए होल जो है, वो बड़े मियाँ साहब का जो मौक़िफ़ है, जो सख्त बयानिया इस वक्त है, उसको तस्लीम कर रहे हैं, तो फिर मैं भी उसी के पीछे हूँ, तो इसीलिए जेल में हूँ। लेकिन साथ ये जरूर उन्होंने कहा है कि मैं कोशिश करता रहा हूँ, और ये नहीं कहा कि अब मेरा मौक़िफ़ वो नहीं है। सही। नहीं, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने समा को वक्त दिया। कायरा साहब, जिस तरह से ये ऑब्वियस है बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ देते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ ने वो तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। सर, ये बता दीजिए कि पीडीएम की आप लोगों की तहरीक किस तरफ जा रही है और आगे क्या होगा? कायरा साहब, जी जी, कायरा साहब आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, कायरा साहब आप हमें सुन पा रहे हैं?
یہ تھوڑا سا آواز بریک ہو گئی تھی, سوال ریپیٹ جی جی قاہرہ صاحب, میاں شہباز شریف سے جیل میں بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور بلاول صاحب کی جو تجویز تھی ان ہاؤس تبدیلی کی وہ میاں شہباز شریف نے صاف صاف مسترد کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ سینٹ والا معاملہ ہو جائے گا اس طرح اگر ایسا کیا. تو اب آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ حالات کس طرف جائیں گے اور آپ لوگوں کی پی ڈی ایم کی تحریک کا کیا ہوگا؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ایک بات سمجھنے کی ہے, جب بھی جیل کے اندر ملاقاتیں ہوتی ہیں تو جیل کی ملاقاتوں میں جیل کا عملہ بیٹھا ہوتا ہے. اس میٹنگ کے اندر میں بلاول صاحب کے ساتھ تھا اور وہاں پہ عملہ جیل کے 2 ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے. کیا ان کے سامنے آپ اپنی حکومت کے خلاف کوئی ایسی ڈسکشن کریں گے جو آپ حکومت کی خبر میں نہ لانا چاہتے ہو؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ کس طرح یہ باتیں کہی جا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا اور بلاول صاحب نے یہ کہا. وہاں جنرلی گفتگو ہوئی, پہلے تو کنڈولنس کے لیے گئے تھے, کنڈولنس ہوئی, اس کے بعد ان سے جنرلی شہباز صاحب نے جلسے کے بارے میں بات کی, تحریک کے بارے میں بات کی, اور یہ بات انہوں نے اصرار کے ساتھ کہی کہ ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے اور اس ملک کو اس حکومت سے جلد چھٹکارے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ تو اپنا کوئی کام سیدھا کرنے کی کوشش سے ہے نہیں. یہ جنرلائز گفتگو تھی جس کو اتنا اسپیسیفک بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا, بلاول صاحب نے یہ کہا. کیا بڑی بحث کرنے لگا ہوں. جیل کے عملے کی موجودگی میں 2 لیڈر حکومت کے خلاف کوئی گفتگو کریں گے, کوئی خاص اپنی پلاننگ شیئر کریں گے؟ کیا یہ لاجیکل ہے؟ اچھا قاہرہ صاحب, جنرل جو آپ نے گفتگو کی ہے, آپ خود جو کہہ رہے ہیں, تو آپ نے کہا کہ اس میں بات ہوئی کہ حکومت کو گھر کیسے بھیجنا ہے, تو یہ بات حکومت جاننا چاہے گی آپ سے, آپ نے خود کہا ہے. جی یقیناً چاہے گی, حکومت چاہے گی کہ ہماری اسٹریٹجی جتنی جلدی اس تک پہنچے گی وہ اس کو کاؤنٹر کرنا چاہے گی. یہ تو بات قاہرہ صاحب آپ نے خود کہی کہ یہ ہم نے ڈسکس کی ہے. میں نے عرض کیا کہ جو ڈسکشن آلریڈی میڈیا کے اندر موجود ہے, جو ہم نے میڈیا کو لکھ کے بھی دی ہے, جو 26 پوائنٹ کی شکل میں ہے, جو پریس کانفرنسز کی صورت میں بیان کی گئی ہے, وہ جنرلی ہوئی. اس میں شہباز صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں یونٹی کی بہت ضرورت ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سورس اگر تو حکومت ہے تو اور بات ہے, میں تو ایک لاجیکل آپ سے بات کر رہا ہوں. قاہرہ صاحب اوبویسلی حکومت سورس تو نہیں ہو سکتی, اس حوالے سے سورس سے تو بتائے بھی نہیں جا سکتے, لیکن قاہرہ صاحب آپ نے ایک جملہ سن لیجئے گا. قاہرہ صاحب ایک جملہ سن لیجئے گا. آپ نے عرض کی کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی موجودگی میں 2 لیڈران آپس میں حکومت کے خلاف بات تو نہیں کریں گے, تو سر جلسوں میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائی, ہم جیل سپرنٹینڈنٹ سے ڈر کے باتیں نہیں کر رہے. آپ تو میرے ساتھ ایسے مکالمہ شروع کر دیا جس طرح آپ نے مجھے نہیں سر آپ کی ایک بات کی وہ ذرا اس کی ایک صفائی لینا چاہ رہے تھے. جی جی سر عرض کیجئے گا. آپ 50 سوال کریں, مجھے اعتراض نہیں. جی 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 جی, لیکن آپ نے مجھ سے سوال یوں کیے, میں نے تو آپ کو ایک لاجیکل بات بتائی ہے. ٹھیک ٹھیک, اگر میری طرف غلطی ہے تو میں کریکٹ کرتا ہوں, آپ کی طرف غلطی ہے تو آپ کریکٹ کریں. بالکل جی. سوال یہ ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی موجودگی میں ہم کوئی اپنا خفیہ جو پروگرام ہے وہ شیئر کریں گے. ان کی موجودگی میں وہ باتیں ہوئی جو میں نے عرض کیا کہ ہم آلریڈی اعلامیے کی صورت میں دے چکے ہیں, اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ پریس کانفرنس. ٹھیک ہے قاہرہ صاحب, آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا, آپ موجود رہیے گا ہمارے ساتھ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. رانا صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ اس ملاقات کے حوالے سے کیا آپ کے پاس بھی ایسی ہی اطلاعات ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, ایک جنرل سی ملاقات ہوئی تھی, اور جو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کا اپنا ایک موقف اور تجزیہ ہمیشہ سے سیاست کے اندر رہا ہے, اور ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے جو بلاول بھٹو نے تجویز دی گئی تھی, بلاول بھٹو نے جو دی تھی شہباز شریف کو, انہوں نے وہ مسترد کر دیا تھا. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے, آپ کے پاس بھی کوئی اطلاعات ہیں؟ دیکھیں, میاں شہباز شریف صاحب سے اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان ہاؤس تبدیلی سے متعلق اگر بات کی ہوگی جی جی, تو اس کے اوپر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا ہوگا کہ یہ کس حد تک ممکن ہے یا کس حد تک ممکن نہیں ہے. لیکن یہ اتنا جو اسے مسترد کر دیا تھا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ جو ہے یہ درست نہیں ہے. مسترد نہ تو وہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی ایسی انہوں نے بات کی ہوگی. لیکن رانا صاحب انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ ایسے سینٹ کا جو معاملہ تھا, جو پہلے یہ معاملہ آیا تھا تحریک عدم اعتماد والا, وہ والی سچویشن ہو جائے گی, تو وہ انہوں نے تو صاف صاف منع کر دیا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے ان ہاؤس تبدیلی کی طرف.
نہیں، یہ فیصلہ جو ہے اگر ہونا ہے ان ہاؤس تبدیلی کا یا نہیں ہونا، تو یہ میری ایک سیاسی کارکن کے طور پہ یا پی ڈی ایم کا یا پی ایم ایل این کا حصہ ہوتے ہوئے یہ فیصلہ نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کرنا ہے، نہ میاں شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے، نہ پی ایم ایل این نے کرنا ہے، نہ پیپلز پارٹی نے کرنا ہے. یہ فیصلہ پی ڈی ایم کرے گا کہ آیا ان ہاؤس تبدیلی کی طرف کوئی قدم اٹھایا جائے گا یا نہیں اٹھایا جائے گا. تو اپنی طور پہ رائے ہو سکتی ہے، پی ایم ایل این کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، میاں شہباز شریف کی کا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ایک اپنی. رانا صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ یہ بات تو آپ بھی مانیں گے نا کہ اس وقت کچھ خبریں ایسی گردش کر رہی ہیں کہ نون لیگ کے اندر ایک شین گروپ موجود ہے، شین لیگ گروپ موجود ہے. چاہے یہ بات سچ ہے چاہے یہ غلط ہے، ایسی خبریں تو آپ تک بھی یقیناً پہنچی ہوں گی. ایسے میں شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ میاں صاحب کے موقف کی ہم حمایت کرتے ہیں لیکن ان کا اپنا ایک ذاتی موقف اور تجزیہ موجود ہے، کیا یہ جملہ، کیا یہ لائن مسلم لیگ نون کے اندر ایک شین گروپ کی موجودگی کا اعتراف یا پھر اس خبروں کو تقویت دینا نہیں ہے؟ دیکھیں، شین آپ لیتے ہیں شہباز شریف، تو یہاں پہ تو شین ہی موجود نہیں ہے. یعنی شین موجود نہیں ہے، گروپ آئے گا نا. شین ہی موجود نہیں ہے. میاں شہباز شریف جو ہے وہ میاں نواز شریف کے موقف کے یا اس کی قیادت میں خود مجھے انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جس طرح سے آپ پارٹی کے کارکن ہیں، میں بھی کارکن ہوں، اور وہ میاں نواز شریف کو اپنا قائد مانتے ہیں. تو شین ہی جب موجود نہیں ہے تو گروپ کہاں سے آ جائے گا؟ تو رانا صاحب آپ کیا اس بات کو کھلم کھلا ڈینائی کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی؟ جی بالکل، میں اس بات کو ڈینائی کرتا ہوں. بالکل میاں شہباز شریف صاحب جو ہے کسی بھی تجویز کو مسترد کرنے کے الفاظ یا ایسی بات وہ نہیں کر سکتے. انہوں نے اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اگر یہ بات کی ہے، اگر صحیح. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا. اور قمر زمان کائرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. وزارت ریلوے سے داخلہ کے ٹریک پر چڑھنے والے شیخ رشید نے نواز شریف کی واپسی کے معاملے پر ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. کہتے ہیں کہ برطانیہ سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے. جی ہاں، نواز شریف کو اللہ ہی واپس لائے تو لائے، یہ بھی بول گئے. اور اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ سینٹ میں اکثریت کے بعد عمران خان ایسا قانون لائیں گے کہ لٹیروں کی چیخیں نکل جائیں گی. ابھی تک تو برٹن کے ساتھ ہمارا معاہدہ کوئی نہیں ہے اور نہ ہم اسحاق ڈار کو لا سکے. اللہ ہی لائے گا تو لے کے آئے گا. میں پی ڈی ایم کو سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اگر انہوں نے حصہ نہیں لینا تو پھر ان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ 12 فروری کو الیکشن ہوں گے یا 12 مارچ کو ہوں گے. یہ نہیں میں کہتا کہ ہاتھ اٹھا کے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. جس نے شرط لگانی ہے پاکستان میں لگا لے. کہیں نہیں جا رہا عمران خان. اگر ان میں یہ سمجھتے ہیں کہ بندے لا کے بیٹھے جی ریزائن دینا دیں، ان کے ممبر اگر ریزائن دیں گے تو انہی کی سیٹوں پہ الیکشن کرا دیں گے تاکہ ان کی یہ بھی خواہش پوری ہو جائے. باقی آنا ہے تو ابھی آ جاؤ، موسم ٹھیک ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے. اور بعد میں جس دن عمران خان سینٹ میں اکثریت حاصل کر گیا تو پھر یاد رکھنا اس قانون میں وہ سارے کرپٹ اور ڈسانسٹ اور منی لانڈر کے خلاف وہ ایسے قانون لائے گا کہ آپ کی چیخیں نکلیں گی. میں جھنڈے والا وزیر نہیں ہوں، میرے جھنڈے کے پیچھے ڈنڈا بھی ہے، اور یہ ڈنڈا انہی چوروں اور لٹیروں کے لیے ہے جو عام آدمی کا کام نہیں کرتے. پہلے وزیر اعظم نے کہا کہ آج سے ساری کوششیں نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے ہوں گی. پھر وزراء نے کہا کہ 15 جنوری تک وطن واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی ہاں، مگر جنوری قریب آتے ہی نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کا مشن امپاسبل ہو گیا. شیخ رشید نے کہہ دیا کہ نواز شریف کو اللہ ہی واپس لا سکتا ہے. نواز شریف، میں تمہیں اب یہ آج سن لو میری غور سے بات. آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے. تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں. اللہ ہی لائے گا تو لے کے آئے گا. اللہ ہی لائے گا تو لے کے آئے گا. میاں نواز شریف صاحب کی شکل میں جو VIP قیدی ہے اس کو پاکستان واپس لانے کا وقت آن پہنچا ہے. ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے برٹن کے ساتھ. کہتے ہیں کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، تو انشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب بھی واپس آئیں گے اور نہ ہم اسحاق ڈار کو لا سکے. یقین دلاتا ہوں 15 جنوری تک نواز شریف پاکستان میں ہوں گے. ابھی تک تو برٹن کے ساتھ ہمارا معاہدہ کوئی نہیں ہے. میں آپ کی خبر بریک کرنے کے لیے کہہ دوں کہ وہ جنوری میں آ رہا ہے یا فروری میں آ رہا ہے. تو انشاءاللہ 15 جنوری تک جو ہے وہ آ جائیں گے.
उनको वापस लाना अब जरूरी हो गया है। हमने उनको डिपोर्ट करने का भी कहा। अल्लाह ही लाएगा तो लेके आएगा। तो अब कुछ बात करते हैं नून लीग में होने वाली तकरार के हवाले से। लाहौर जलसे की नाकामी अभी तक लीगी रहनुमाओं के सर पर सवार है। विकेट के दोनों तरफ खेलने की बाज़गश्त आज फिर सुनाई दी। साबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक ये कहते हैं कि जो कह रहे हैं वही विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि वो किधर खेल रहे हैं। 4-6 लोग विकेट के दोनों जानब अभी भी खेल रहे हैं। लीगी रहनुमाओं में इख्तलाफात बढ़ने लगे। जावेद लतीफ और रोहेल असगर के बाद साबिक स्पीकर अयाज सादिक भी मैदान में आ गए। कहते हैं इन्हें विकेट के दोनों तरफ कोई खेलता नजर नहीं आ रहा। अगर किसी ने कहा है तो वो खुद खेल रहा होगा। जिन्होंने ये कहा है मेरा ख्याल है वो खुद विकेट की तरफ खेल रहे होंगे। मुझे तो जमात में कोई विकेट की दो तरफ खेलता नजर है। ये जिसने भी कहा है, मुझे नहीं पता किसने कहा है, मगर आप जो कह रहे हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि वो किधर खेल रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब 150 मेंबर इस्तीफे देंगे तो कानून साजी होगी, ना ही असेंबली चल सकती है। पीडीएम के मेंबरान हैं, रहनुमा हैं, वो इस्तीफे देने के लिए घर बैठ जाएंगे? वो बिल्कुल घर नहीं बैठेंगे, वो मैदान जंग में होंगे। और ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक ये जाली हुकूमत, सिलेक्टेड हुकूमत घर नहीं चली जाती। सरदार अयाज सादिक ने तस्लीम किया कि लाहौर जलसे से पहले इनके घर में ताखीर हुई। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। और नून लीग में विकेट के दोनों तरफ खेलने के जावेद लतीफ के बयान को राना सनाउल्लाह ने सस्ती शोहरत करार दे दिया। कहा कि जावेद लतीफ जैसे दोस्त मीडिया में बयान देते हैं ताकि पजीराई मिल सके। ये भी कहा कि अगर 11 फरवरी से पहले सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल दिया गया तो ये गैर आईनी होगा। जावेद लतीफ साहब ने बाज़ बात हमारे दोस्त जो है वो बयान दे देते हैं ताकि चलो ज़रा मीडिया में थोड़ा सी पजीराई हो जाए और थोड़ा खबर चल जाए, तो उसके लिए थोड़ी सी टेढ़ी बात करनी पड़ती है, वरना सीधी सीधी बात तो चलती नहीं है। तो मियां जावेद लतीफ के बयान की इससे ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है। नून लीग के पार्लिमानी और तंजीमी इजलास की कहानी सामने आ गई। मरियम नवाज लाहौर की क़यादत पर बरहम हो गई। असल कहानी है वो सिर्फ समा बताएगा। जिनके जिम्मे ड्यूटियां लगी थी और उन्होंने वो नहीं निभाई, अब पार्टी में जजा और सजा का निजाम मैं खुद लेकर आऊंगी। नहीं। आपकी जो खबर है वो झूठी है और मरियम बीवी ने सबकी बहुत तारीफ की है। ये मरियम नवाज साहब ने कोई जजा और सजा की बात नहीं। झूठी बात चंद चैनल्स ने चलाई, वक्त दे रही कि वो इस किस्म के प्रोपेगेंडा से बाज आ जाएं। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ ने समा की खबर की तस्दीक कर दी है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा पार्टी के अंदर भी एक एहतसाब का अमल होना चाहिए। कोई विकेट के जो है वो दोनों तरफ ना खेल सकता है ना कोई खेलेगा। इस किस्म की बातें जो है वो सिर्फ अबहाम फैलाने के लिए जो है वो की जाती हैं। वो रहनुमा नून लीग शेख रोहेल असगर का कहना है कि रहनुमाओं में इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले का नाम लें। सर आपके मुताबिक कोई विकेट में किसी ने अगर सियासी खुदकशी करनी है तो कर ले, इतनी आपने इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आप नाम लें। वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान इस्तीफा कब दें? पाक फौज में गुस्सा क्यों है? इसराइल कौन गया? वजीर आजम इमरान खान ने समा के प्रोग्राम न्यूज बीट में सब बता दिया। वजीर आजम का बड़ा इंटरव्यू देखिए आज रात 10 से 12 बजे सिर्फ समा पर। वजीर आजम इमरान खान इस्तीफा कब देंगे? पाक फौज में गुस्सा क्यों है? इसराइल कौन गया? वजीर आजम इमरान खान ने समा के प्रोग्राम न्यूज बीट में ये सब बता दिया है। वजीर आजम का बड़ा इंटरव्यू देखिए आज रात 10 से 12 बजे सिर्फ समा पर। FIA को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से जेल में तफ्तीश की इजाजत मिल गई। 4 रुकनी टीम ने दोनों से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तफ्तीश का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद से आदिल तनौली की रिपोर्ट देखिए। 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। FIA को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से जेल में तफ्तीश की इजाजत। एंटी करप्शन विंग की 4 रुकनी तफ्तीशी टीम कोट लखपत जेल पहुंच गई। एंटी करप्शन विंग ने बाप बेटे से तफ्तीश के लिए 2 रोज पहले IG जेल खानाजात पंजाब को खत लिखा था। FIA लाहौर के मुताबिक IG जेल खानाजात पंजाब ने वफाकी तहकीकाती इदारे को तफ्तीश की इजाजत दे दी है। अलग अलग तफ्तीश में मुलाजमीन के अकाउंट्स के जरिए रकूम मुंतकिली के हवाले से पूछगछ। FIA हुकाम का कहना है कि दोनों के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद केस में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को नैब ने आमदन से ज्यादा असासों के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। दोनों लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद हैं। आदिल तनौली, समा, इस्लामाबाद।
सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के मुआवनीन खुसूसी की तैनाती दुरुस्त करार दे दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम किसी भी माहिर की मुआवनत हासिल कर सकते हैं। अदालत उज़्मा जुल्फी बुखारी केस में फैसला दे चुकी है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत को हाई कोर्ट के बाद बड़ी अदालत से भी बड़ा रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के मुआवनीन खुसूसी की तैनाती के खिलाफ दायर अपील मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चौधरी इकराम एडवोकेट की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वाज़ेह कर दिया कि वजीर आजम किसी भी माहिर की मुआवनत हासिल कर सकते हैं। जुल्फी बुखारी केस में अदालत मुआवनीन खुसूसी से मुतल्लिक फैसला दे चुकी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, जिस काम पर पाबंदी ना हो उसके करने की मुमानियत नहीं होती। आइन और कानून मुआवनीन खुसूसी की तैनाती से नहीं रोकता। मुआवनीन की तैनाती वजीर आजम की स्वाबदीद है। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट चौधरी इकराम ने मौक़िफ़ अपनाया। मुआवनीन खुसूसी सर्वे ऑफ पाकिस्तान के तहत नहीं आते। काबीना में वज़रा और 5 मुशीर रखने की इजाज़त है। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, हाई कोर्ट में आपने सिर्फ दोहरी शहरियत का नुक्ता उठाया था। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी कि दोहरी शहरियत वाला मुआवन खुसूसी बन सकता है। दोहरी शहरियत वालों की वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। अदालत ने मुआवनीन खुसूसी की तैनाती दुरुस्त करार देते हुए अपील खारिज कर दी। और अब मौसम की बदलती रुतों की बात कर लें तो पारे की मनमानी ने होश उड़ा दिए। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे जा गिरा। यकबस्ता हवाओं से कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर की बात करें तो वहां पर भी जाड़े का राज बरकरार है। अस्तोर में दर्जा हरारत -12 और स्कर्दू में -11 रिकॉर्ड किया गया। आपको ये बता रहे हैं कि पारे की मनमानी ने होश उड़ा दिए हैं। इस्लामाबाद के मौसम की बात कर लें तो वहां पर दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे जा गिरा। और कराची, जिसके हवाले से कहा जाता था कि सर्दी तो यहाँ का रुख करती ही नहीं है, वहां पर भी यकबस्ता हवाओं का राज हो गया है। लाहौर की बात करें जो पहले से ही सर्द था, वहां पर भी जाड़े का राज बरकरार है। अस्तोर में दर्जा हरारत -12 है। सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। जाड़े ने मुल्क भर में धूम मचा रखी है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ठंड ने होश उड़ा दिए। कम से कम दर्जे हरारत -2 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी का राज है। सूबाई दारुल हुकूमत में दर्जे हरारत 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में यखबस्ता हवाएं शहरियों का इम्तिहान ले रही हैं। शहर कायद में पारा 8 डिग्री तक जा पहुंचा। कोयटा में दर्जे हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में रगों में खून जमाती सर्दी हो रही है। वादी नीलम में कम से कम दर्जे हरारत -15 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इस दौर में पारा -12 और स्कर्दू में -11 तक जा गिरा। तर्जुमान महकमा मौसमियात डॉक्टर खालिद मलिक का कहना है कि कराची में आइंदा 2 से 3 दिन तक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। दिसंबर के आखिर में बलाई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। आज जो कराची का मिनिमम रिकॉर्ड हुआ है वो 8.3 रिकॉर्ड हुआ है और ये 1 आध दिन तक और सिचुएशन ऐसी परसिस्ट करेगी। प्रोबेबली कल भी इसी के 1 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन उसके बाद फिर टेम्परेचर्स राइज करना शुरू करेंगे और जो नॉर्मल टेम्परेचर्स हैं दिसंबर के कराची के वो 13 डिग्री सेल्सियस है। उम्मीद है कि उसके राउंड अबाउट आ जाएगा टेम्परेचर। जहाँ तक बात बर्फबारी या रेन की है, फिलहाल पॉसिबिलिटी जो है वो नजर नहीं आ रही, लेकिन लास्ट फ्यू डेज 3-4 दिन जो है दिसंबर के उसमें एक्सपेक्टेड है कि मे बी नॉर्दर्न एरियाज में इंक्लूडिंग इस्लामाबाद और जो सेंट्रल के एरियाज हैं वहाँ पे रेन और पहाड़ों पे स्नोफॉल हो सकती है। मौसम की बात तो हो गई, अब उस कातिल वायरस की बात कर लें जिसने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाला हुआ है। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 83 अफराद जान की बाजी हार चुके। 2972 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना से मजमूई अमवात 9164 हो चुकी हैं और पाकिस्तान में फ़ाल केसेस 42,478 हो चुके हैं। 2447 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। हैदराबाद की बात करें तो वहाँ पर केसेस का सबसे ज्यादा तनासुब 24.59% है। कराची में 17.71 और रावलपिंडी की बात करें तो 17.21% है।
पंजाब हुकूमत ने सूबे के 7 अजला के तमाम खानदानों को सेहत कार्ड जारी करने का फैसला कर लिया है। कार्ड साहिवाल, पाकपतन, उखाड़ा, डीजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और लिया में जारी किए जाएंगे। सेहत कार्ड आइंदा माली साल के इख्तिताम से पहले दिए जाएंगे और सूबे के 250 सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज करवाया जा सकेगा इन सेहत कार्ड से। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए समा के साथ। वेलकम बैक। आपको ये बताएं कि कई साल मुल्क से बाहर रहने वाले एमक्यूएम रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी खामोशी से वतन वापस आ गए और अब खामोशी से सियासी सरगर्मियां भी शुरू कर दी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ये है एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी, जिनकी खामोशी से आनियां और जानियां जारी हैं। वजीर आजम से मुलाकात हो या कोई और मामला, हैदर अब्बास रिजवी खामोशी से पेश रहते हैं। संगीन नौयत के इल्जामात हैं तो क्या हुआ? 2 बरस बाद नवंबर में अचानक हैदर अब्बास इस्लामाबाद में एंट्री देते हैं और वो भी खामोशी से। और जब क़यादत से सवालात हुए तो वो सफाइयाँ देने लगे। पाकिस्तानियों की सबकी ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान आए। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, यहाँ पर आके अगर उन पर मुकदमात होंगे, मुकदमात का सामना करेंगे और मेरे ख्याल में यही बेहतर तरीका है ना। कराची ऑपरेशन तेज होने पर गिरफ्तारी से बचने के लिए हैदर अब्बास रिजवी 2015 में खामोशी से बैरून मुल्क चले गए थे। हैदर अब्बास रिजवी पर संगीन नौयत के इल्जामात थे, जिस पर वो कनाडा में खामोशी से जिंदगी गुजार रहे थे। साल 2018 में हैदर अब्बास खामोशी से कराची वापस आए, लेकिन गिरफ्तारी के डर से 24 घंटे से पहले ही खामोशी से दुबई चले गए। हैदर अब्बास रिजवी गिरफ्तारी से बचने के लिए कई बरस मुल्क से बाहर रहे, लेकिन अब वो खामोशी से दोबारा सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। देखना ये है कि हैदर अब्बास रिजवी इल्जामात का सामना करते हैं या फिर खामोशी से बैरून मुल्क चले जाते हैं। नैब ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनके और उनके ज़ेर कफालत अफराद की जायदादों की तफसीलात मांग ली हैं। मौलाना की तफसीलात का नैब खुद से हासिल शवाहिद से मवाजना करेगा। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, एहतसाब ब्यूरो ने तो मौलाना के खिलाफ शिकंजा मजीद कस लिया। जी ऐसा ही है। इससे पहले उनके मुबैना बेनामीदारों को नोटिस जारी किए गए थे और अब मौलाना फजलुर रहमान को एक असासों का परफॉर्मा भेजा गया है नैब की जानिब से, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान को अपने और अपने ज़ेर कफालत अफराद के असासों और जायदादों की मुकम्मल तफसील फराहम करने की हिदायत की गई है। और ये कहा गया है कि 28 दिसंबर तक वो मुतल्लिका तफ्तीशी अफसर तक ये तमाम तफसीलात पहुँचाएँ। इससे पहले नैब की जानिब से ये कहा गया था कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ जो आमदन से ज़ायद असासों के शवाहिद मौसूल होने पर इंक्वायरी का आगाज़ कर रखा है। अब जो शवाहिद नैब को मौसूल हुए थे उनसे तफसीलात जो फराहम करेंगे मौलाना फजलुर रहमान, उनका मुवाजना किया जाएगा। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि मौलाना फजलुर रहमान को कोई सवालनामा भेजना है या उन्हें तलब किया जाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद। और मर्दान में सीटीडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 5 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एसपी मर्दान के मुताबिक दहशतगर्द रॉ के लिए काम करते थे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से असलहा और खुदकुश जैकेट्स भी मिली हैं। क्या मंसूबे थे, जानते हैं। शहाब अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब, बताएगा क्या बताया जा रहा है इस गिरफ्तारी के हवाले से? जी देखिए, ये सीटीडी मर्दान रीजन पुलिस ने एक अहम कार्रवाई की है। कार्रवाई में 5 अफगान दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि रा के एजेंट है। दहशतगर्दों के कब्जे से 2 खुदकुश जैकेट, 2 साख्ता बम और 5 हैंड ग्रेनेड और मुख्तलिफ किस्म के जो है असला बरामद हुआ है। एसपी सीटीडी फजल वाहिद ने कार्रवाई के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 5 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान है और दौरान तफ्तीश उन्होंने ये इंकिशाफ किया है कि वो सवाबी में टोपी स्टील मिल जिनमें चीनी बाशिंदे काम कर रहे हैं उनको टारगेट बनाना था, जबकि इनके अलावा मर्दान में गर्ल्स हाई स्कूल, पिशावर में अल हदीस की मस्जिद के लिए आपका बहुत शुक्रिया शहाब अकबर। कराची गुलबर्ग में असिस्टेंट डायरेक्टर के घर में 5 मुल्जिमान लूट मार करके फरार हो गए। गुज़िश्ता रोज की वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर केडीए सलीम अख्तर के घर में 5 मुल्जिमान दाखिल हुए, दिन दहाड़े वारदात की और फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में 5 मुल्जिमान को कार में आते देखा जा सकता है और इस वाक़े का मुकदमा असिस्टेंट डायरेक्टर केडीए की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान 2.5 लाख रुपए नकद और मोबाइल फोन और जेवरात लेकर फरार हो गए। मंडी बहाउद्दीन का रुख करें, जहां बैंक के बाहर डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग हो गई और एक सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। डाकू 90 लाख रुपए से जायद नकदी छीन कर फरार हुए। दीवान आदिल रिपोर्ट करेंगे।
मंडी भावदीन में डाकू बेलगाम। गल्ला मंडी के इलाके में निजी बैंक के बाहर डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग की और 90 लाख से जायद रकम लूट कर फरार हो गए। डीपीओ के मुताबिक फायरिंग से एक गार्ड मौके पर जान बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गली में जा रहे थे कैश लेके, थोड़ा सा ये कैजुअल एटीट्यूड है, अगर अलर्ट होते तो शायद ये ना होता, क्योंकि इनके साथ गनमैन होता है। इनके ऊपर फायर हुए हैं और वो कैश लेके भाग गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई, जिसमें डाकुओं को 30 सेकंड में वारदात करके फरार होते हुए देखा जा सकता है। एनी शाहिद ने सिक्योरिटी गार्ड के पास मौजूद असले की हालत पर सवाल उठा दिए। 125 के ऊपर वो आए हैं, तो उन्होंने आके फायर किया। वो गाड़ी से पैसे लेके निकले थे, तो उन्होंने उनकी तरफ मुड़े हैं तो उनकी गनें नहीं चली थी। इतनी देर में उन्होंने सीधे सबके ऊपर फायर करे थे। पुलिस ने जाए वक़्फ़ा से शवाहिद जमा करके तफ्तीश शुरू कर दी है। दीवान आदिल, समा, मंडी भावदीन। वसाइल की कमी के बावजूद रावलपिंडी के कमांडो ने जो सोचा वो कर दिखाया। वहाब कामरान की रिपोर्ट। गाड़ी नहीं ले सकता था, मैंने कहा चलो बाइक को तैयार कर दें। रावलपिंडी के बाइक मैकेनिक लतीफ उर्फ कमांडो ने जो सोचा कर भी दिखाया। अलाई रिम लगाए हैं, अगले शॉक लगाए हैं, चिमटा मैंने बनवाया है, सीट मैंने बनवाई है। लोग तो तस्वीरें खींचते हैं, सेल्फियाँ खींचते हैं। अगर कोई गाड़ी में जा भी रहा है तो गाड़ी बकायदा रोक के तो चेक करेंगे कैसी बनाई है। लंबी बाइक पर छोटी दुनिया के भी बड़े मजे। ये बाइक बहुत लंबी है और हम इधर एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। बड़ी से बड़ी फैमिली कार से ज्यादा कारामद सवारी के मजे और सहूलत, बचत, तफरीही, एडवेंचर भी सब एक साथ। यही तो है कम खर्च बाला नशी होने का वखरा मजा। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ वहाब कामरान, समा, रावल।